हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 2 पे बेस्ड है। अगर मैं बात करूं किन किन एग्जाम के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। एग्जाम की मैं बात करूं DSSB TGT नेचुरल साइंस, KVS साइंस TGT एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स, जहां पे आपका बेसिक सा भी अगर साइंस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर मैं बात करूं DSSB TGT नेचुरल साइंस में, इस एग्जाम में साइंस पोर्शन में 3 कैटेगरीज से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। TGT साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कैटेगरी फिजिक्स एंड सेकेंड कैटेगरी केमिस्ट्री एंड थर्ड कैटेगरी बायोलॉजी। इसमें से तीनों ही पोर्शन अपने आप में वास्ट है। अगर मैं होल सिलेबस की बात करूं, तीनों ही पोर्शन अपने आप में वास्ट है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रहे होते हैं तो मैं आने वाले समय में केमिस्ट्री को कंप्लीट करवाऊंगा, देन आफ्टर मैं बायोलॉजी को कंप्लीट करवाऊंगा। देखता हूं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने शेड्यूल को मैनेज करके मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा इस चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे मैटर क्या होता है। ऑलरेडी एक थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मैटर के बारे में। मैटर की अगर मैं बात करूं, कोई भी मैटर हो वो क्या करता है, आपका स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा होता है। मैटर स्पेस ऑक्युपाई करता है और मैटर में मास होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, मैटर का। सेकेंड क्वेश्चन मैटर से आपसे पूछा जाता है कि मैटर के कितने जो स्टेट होते हैं, कितनी फॉर्म में जो है मैटर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो 5 स्टेट आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, सेकेंड है लिक्विड स्टेट एंड थर्ड है गैसियस स्टेट एंड फोर्थ प्लाज्मा एंड फिफ्थ है बीईसी। बीईसी मीन्स व्हाट? बीईसी मीन्स बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसे आप याद रख सकते हैं। ये सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, प्लाज्मा के और बीईसी के, ऑलरेडी मैं आपके प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हूं, जो क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आप उस वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। सारे प्रॉपर्टीज को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। मेजरली जो है मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो मैटर को प्योर सब्सटेंस में और सेकंड मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर सब्सटेंस को भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट में और कंपाउंड में। ठीक उसी प्रकार से मिक्सचर को भी ब्रॉडली जो है क्लासिफाइड किया जा रहा है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर में। सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, देन आफ्टर एलिमेंट को देखेंगे, उसके बाद से कंपाउंड को, उसके बाद से जो है देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे मिक्सचर में। होमोजेनस मिक्सचर को डिस्कस करेंगे, हेटेरोजेनस मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा जो एक आपके अंदर एक खाका बन गया होगा कि मैटर को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। प्योर सब्सटेंस जो है आपके एलिमेंट में, कंपाउंड में डिवाइड हो रहा होता है। मिक्सचर जो है होमोजेनस और हेटेरोजेनस में डिवाइड हो रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट्स को भी यहाँ पे मेंशन किया है। मैटर जो होता है स्पेस को ऑक्युपाइज करता है और ये एग्जिस्ट करता है मेजरली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट 2 पॉइंट्स आपको और भी याद रखना है, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये भी आपके स्टेट होते हैं किसके, मैटर के। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं मैटर हैविंग एन इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, मींस जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं एक सिंगल टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। कौन? प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट में आप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर होंगे, आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। जब आप डिटेल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे तो इसमें से 94 एलिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है कि कितने एलिमेंट्स जो है नेचर में एग्जिस्ट कर रहा होता है।
नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। 94 एलिमेंट्स आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, लेकिन इसमें से रेस्ट कितने बचे? 24 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट्स इसको जो है आर्टिफिशियली जो है प्रिपेयर किया गया, आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से 24 एलिमेंट को। तो आप यहाँ से बेसिक सा ये फैक्ट याद रखेंगे, 94 एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है और 24 एलिमेंट्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है GTSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम में, कितने एलिमेंट्स जो है आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? 94 एलिमेंट्स। कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मोर देन 2 एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट लॉज आपको याद रखना है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इस लॉ को किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है, इसमें मोर देन 2 एलिमेंट्स मिलकर के जब ये फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में क्या हो रहे होते हैं कि कंबाइन होते हैं। जब मोर देन 2 एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। और कोई भी कंपाउंड जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस एंड एलिमेंट्स ओनली बाय द केमिकल मेथड्स। केवल हम केमिकल मेथड्स के थ्रू ही जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं आपके कंपाउंड के अंदर। और ये केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन क्या हो सकता है? आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। जब मैं आने वाले वीडियोस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्लास 12th केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो एलिमेंट को और कंपाउंड को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एलिमेंट से आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और ये एलिमेंट जो होता है फंडामेंटल सब्सटेंस होता है, इसको जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं आप केमिकल मेथड्स के थ्रू। केमिकल मेथड्स के थ्रू इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते एलिमेंट को, लेकिन आप कंपाउंड को जो है केमिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू हम जान लेते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी कंबाइन होकर के मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, उसका रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होता है। इनडिफिनिट रेशियो में वो कंबाइन होकर के जो है वो मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, रेशियो फिक्स नहीं होता है। और इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसमें? कंपाउंड में और मिक्सचर में। इनका रेशियो जो है फिक्स नहीं होता है मिक्सचर का। और इसको जो है हम सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं किस मेथड के थ्रू? फिजिकल मेथड्स के थ्रू। आपने जो है कुछ फिजिकल मेथड्स का नाम पढ़ा होगा। फर्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू आप किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू, ये सारे आपके जो है फिजिकल मेथड्स हैं। और फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मिक्सचर का। मिक्सचर को फर्दर जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा रहा है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस में क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इनका जो कंपोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन इट मींस, अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं होमोजेनस मिक्सचर का, तो मिक्सचर आप कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ H2O एंड शुगर। ये अपने आप में जो है होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। इसमें जो भी अगर मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे होते हैं H2O एंड शुगर का, इसमें दोनों जो पार्टिकल्स हैं, शुगर के जो पार्टिकल बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, और आपको जो है एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन दे रहे होते हैं। इसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और इस होमोजेनस मिक्सचर को हम क्या कह सकते हैं? इसको सॉल्यूशन भी कह रहे होते हैं, क्योंकि अपने आप में जो H2O एंड शुगर को मिक्सचर जो होता है एक सॉल्यूशंस के अंदर हम इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर नॉट यूनिफॉर्म इन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। इसमें जो भी आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उनका फिक्स्ड यूनिफॉर्म रेशियो में वो नहीं होते, उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। फॉर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि सैंड एंड शुगर,
सैंड एंड शुगर का मिक्सचर कैसा होगा? सैंड एंड शुगर का मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि सैंड एंड शुगर दोनों जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन को बियर नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम कुछ जान लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस के, यहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन वेयर एज द मिक्सर में कंटेन द कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो फिक्स नहीं होता है मिक्सर का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों ही एग्जांपल एलिमेंट के हैं, और ये एलिमेंट किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? प्योर सब्सटेंस के अंदर। वाटर एंड ग्लूकोज ये एग्जांपल है किसके? प्योर सब्सटेंस के तो है, लेकिन वाटर एंड ग्लूकोज को हम कंपाउंड के अंदर कंसीडर कर रहे होते हैं। वाटर और ग्लूकोज अपने आप में क्या है कि दोनों ही कंपाउंड है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आप याद रखेंगे यहाँ पे C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी वही होता है C6H12O6। दोनों ही अपने आप में जो आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो फॉर्मूला जो होता है वो आपका सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिफरेंस देखने को मिल रहा होता है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मूला दोनों का क्या होता है? C6H12O6 होता है, और ये दोनों ही कंपाउंड अपने आप में जो आइसोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। C6H12O6 में आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्यों इसको हम कंपाउंड कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मोर देन 2 एलिमेंट्स मिलकर के जो है ये इसका फॉर्मेशन होता है, और इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो भी क्या होता है कि फिक्स होता है, इसलिए हम C6H12O6 को हम कंपाउंड कहते हैं। मेजरली जो है प्योर सब्सटेंस को सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड्स के थ्रू, cannot be separated by simple physical methods। इट मींस उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस को। लेकिन प्योर सब्सटेंस में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, एलिमेंट को आप सेपरेट, एलिमेंट हो या फिर जो है कंपाउंड हो, दोनों को आप जो है फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्योर सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस का आप याद रखेंगे। प्योर सब्सटेंसेस को जो फर्दर क्लासिफाइड किया गया एलिमेंट एंड कंपाउंड में। एलिमेंट के बारे में मैं कुछ बेसिक सा पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं एलिमेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप 118 एलिमेंट को देख पा रहे होंगे, और 118 एलिमेंट्स में 94 एलिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में पाए जाते हैं 94 एलिमेंट्स। लेकिन रेस्ट ऑफ द 24 एलिमेंट ये आपके नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, इसको आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से जो है लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है 24 एलिमेंट्स को। ये बेसिक सा फैक्ट आपके एग्जाम्स DT+P TGT के एग्जाम्स में पूछा भी गया है, कितने एलिमेंट्स जो आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? 94 एलिमेंट्स। इसका आंसर क्या होगा? 94 एलिमेंट्स। और रेस्ट ऑफ द 24 एलिमेंट्स को आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किया गया है। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, और ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे एलिमेंट का देख सकते हैं, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? एलिमेंट के हैं। दे ऑल कंटेन एटम्स ऑफ वन टाइप। वन टाइप देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मीन्स व्हाट? मोनो एटॉमिक मीन्स ऐसा जो मॉलिक्यूल है जो केवल वन टाइप्स के एक ही एटम से मिलकर के बना होता है, उसे हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मोनोटॉमिक होता है, कॉपर भी मोनोटॉमिक है, सिल्वर भी मोनोटॉमिक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बेसिकली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये डाई एटॉमिक होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये डाई एटॉमिक होता है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर कंटेंट सिंगल एटम्स को रखते हैं, और ये एक दूसरे से जो है जो भी ये एक दूसरे से क्या होते हैं कि ये हेल्ड हो रहे होते हैं अपने जो एक दूसरे से वो हेल्ड होते हैं, आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। लेकिन जो ऐसे भी कुछ ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड है, ऐसे कुछ एलिमेंट है जो मोर देन 2 एटम से मिलकर के बने, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस किया हूं, जिसे हम डायटोमिक कह रहे होते हैं। हाइड्रोजन एंड O2, H2 एंड O2, ये डायटोमिक के अंदर इसको हम कंसीडर करते हैं।
हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। लेकिन एलिमेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रॉबर्ट बायल, रॉबर्ट बायल बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे केमिस्ट्री में। बायल्स लॉ भी आप जो है पढ़ते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री में, आपको चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ ये आपको पढ़ना होता है। Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. Important fact है, रॉबर्ट बॉयल ने जो है सबसे पहले एलिमेंट के जो भी फैक्ट्स हैं इसको जो दिया था, किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने। सेकेंड साइंटिस्ट एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर, लेबोजियर को हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री जॉन डाल्टन को कहा जाता है। जॉन डाल्टन को कहा जाता है, जॉन डाल्टन को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छा सा डिफिनेशन आप कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिफिनेशंस जो है दिया, किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। ये जो डिफिनेशन एंटोनी एल लेबोजियर के द्वारा दिया गया है, उन्होंने ये कहा कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये बेसिक फॉर्म होते हैं, किसके? मैटर के होते हैं, और इसको आप ब्रोक नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। किस मेथड्स के थ्रू? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इसको जो है आप ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं। ये डिफिनेशंस एंटोनी लेबोजियर के द्वारा दिया गया है, और इस डिफिनेशन को आप एज इट इज याद रख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ये जो डेफिनेशन है एलिमेंट का किसके द्वारा दिया गया है? एंटोनी लेबोजियर के द्वारा दिया गया है। नॉर्मली हम एलिमेंट को डिवाइड करते हैं 3 फॉर्मेट में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं पीरियोडिक टेबल के थ्रू, किन एलिमेंट्स को मेटल्स कहा जा रहा है, किन एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कंसीडर किया जा रहा है, और किन एलिमेंट्स को, कितने एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स कंसीडर किया गया है। तो आइए देखते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्योंकि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाने एकदम श्योरिटी है। आपसे पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन पर्टिकुलर एलिमेंट जो है किस ब्लॉक में लाई करता है, किस पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल क्या है। और थर्ड क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछा जा सकता है कि मेटलॉइड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थ्रू ये आपको जो है क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी केमिस्ट्री को लेकर के, कि आने वाले जो भी वीडियोस होंगे, जो भी वीडियोस में आप क्या पढ़ते हो केमिस्ट्री में वही पढ़ते हो ना, जो भी आपके केमिकल्स होते हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं, सबका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वो किससे होता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थ्रू, जो भी एलिमेंट्स इसमें है उसके थ्रू होता है। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है स्पेसिफिक पॉइंट आपको याद रखना है। टोटल 118 एलिमेंट्स आप यहाँ पे देख पाएंगे, जिसमें से 94 एलिमेंट नेशन में एग्जिस्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द 24 एलिमेंट आर्टिफिशियली इसको प्रिपेयर किया गया है। और इसमें कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, और उसके बाद से ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। ये मोटा मोटा सा आइडिया, इसके 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब डिस्कस करते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो है कौन कौन से एलिमेंट्स को कंसीडर किया गया है? फर्स्ट है, इसे हम बोलते हैं अल्कली मेटल। फर्स्ट ए को हम बोलते हैं अल्कली मेटल, फर्स्ट ए ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली मेटल, और ये सेकेंड ए है जिसे हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल में ये आपके डिफरेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन को अल्कली मेटल में इंक्लूड नहीं किया गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये अल्कली मेटल है। ये क्या है? अल्कली मेटल है, ये अल्कली मेटल है। और ये क्या है आपके? सेकेंड डे जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में एज इट इज आपको याद रखना है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट हैं। बेसिकली हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन आपके नॉन मेटल में इसको इंक्लूड किया गया, लेकिन ये इस ब्लॉक में ही इसको जो है स्थान दिया गया है। किसको? हाइड्रोजन को।
उसके बाद से हम डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप कैसे इजीली तरीके से याद रख सकते हैं। इसको जब आप फैमिली, जैसे कि मैं बात करूं कि आपका बोरॉन फैमिली हो गया, या आपका कार्बन फैमिली हो गया, या आपका नाइट्रोजन फैमिली हो गया, या आपका ऑक्सीजन फैमिली हो गया, या आपका जो है इसको हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली, और ये है आपका इनर्ट गैसेस और जीरो गैस, जीरो ग्रुप भी से बोलते हैं। इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, और इसे हम जीरो ग्रुप भी कह रहे होते हैं। और अपने आप में जो है अगर आप इस फैमिली के थ्रू याद रखेंगे तो बहुत इजी होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद रख पाना। और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन टाइप से भी पूछा जाता है कि बोरॉन फैमिली में कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसको 4 ऑप्शंस क्रिएट कर दिए जाएंगे, और जिसमें से 3 ऑप्शंस आपके बोरॉन फैमिली के होंगे, एक ऑप्शंस आपके जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होंगे, या फिर आपके कार्बन फैमिली का हो सकता है, नाइट्रोजन फैमिली का हो सकता है, या फिर जो है जीरो गैसेस और इनर्ट गैसेस फैमिली का हो सकता है। तो आपको एज ए चीज ऐसे याद रखना है। इसे हम बोल रहे होते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं आइए स्टडी करते हैं। फर्स्ट है आपका बोरॉन। बोरॉन तो आता ही क्योंकि उसका ये हेड है, ये फैमिली का हेड है आपका बोरॉन। सेकेंड है एल्युमिनियम, ये आपका गैलियम, इंडियम, थैलियम, और ये 113 एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, ये होता है निहोनियम। निहोनियम NH, निहोनियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है NS, कैपिटल N स्मॉल h। निहोनियम होता है 113 एलिमेंट। नेक्स्ट है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में डिफरेंट एलिमेंट आते हैं। कार्बन उसका हेड है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड एंड फ्लेरोबियम। फ्लेरोबियम 114 फ्लेरोबियम। आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है किसके सिंबल से, फ्लोरीन के सिंबल और फ्लेरोबियम का सिंबल, दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। फ्लोरीन का सिंबल ओनली सिंबल आपका जो कैपिटल F है, लेकिन फ्लेरोबियम का सिंबल F और स्मॉल l है, F और स्मॉल l है। नेक्स्ट आपका जो है नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और इसे बोलते हैं ये आपका 115 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मोस्कोबियम, MC, मोस्कोबियम। नेक्स्ट इसका सिंबल MC होता है, कैपिटल M स्मॉल c। नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम। लिवरमोरियम आप बहुत इजीली तरीके से याद रख सकते हैं। लीवर आपका एक ऑर्गन भी होता है, लीवर एक ऑर्गन भी होता है, और लिवरमोरियम आपका एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है इसे हम बोल रहे होते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन, और ये जो एलिमेंट है आपका टेनेसाइन है, TS, जिसका सिंबल क्या होता है TS, TENESSINE, टेनेसाइन होता है 117 एलिमेंट्स, और ये सेकेंड लास्ट एलिमेंट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जिसका सिंबल TS होता है। यहाँ पे TS US नहीं है, यहाँ पे जो TS कंसीडर कर सकते हैं, इसको जो है नॉमिनेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है ये आपका जीरो गैसेस और इनर्ट गैसेस फैमिली, और जीरो ग्रुप बेसिकली कह रहे होते हैं, इसे हम जीरो ग्रुप कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, एंड देन ये आपका लास्ट एलिमेंट ऑग्नेशन, इसका सिंबल OC होता है, और OGANESSINE, ऑग्नेशन, इसका सिंबल कैपिटल O एंड स्मॉल Z होता है। तो ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हुए, और इसमें से आपको अच्छे से याद ये रखना है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जितने भी मेटलॉइड्स हैं, ये बोरॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये जर्मेनियम हो गया, ये आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इनको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको हम मेटलॉइड कंसीडर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके मेटलॉइड्स हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटलॉइड्स किस ब्लॉक में देखने को मिलता है, पी ब्लॉक में देखने को मिल रहा होता है। कौन कौन से एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड कहते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और टेलुरियम एंड पोलोनियम। एंटीमनी का सिंबल क्यों SB होता है, क्यों जो उसका रिलेशनशिप जो है A से नहीं है, क्योंकि A से एंटीमनी शुरू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको जो है मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। जब ये जो SB जो इसका सिंबल जो है किससे लिया गया, इसके लैटिन नेम से, स्टीबियम इसका लैटिन नेम होता है, किसका, एंटीमनी का। उसके बाद से बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपके नॉन मेटल, इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया,
सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए, इस टाइप से पूछा जाए कि आपके नॉन मेटल किस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आपका आंसर पी ब्लॉक भी होगा। लेकिन आपका आंसर केवल पी ब्लॉक भी नहीं होगा, एस ब्लॉक में भी जो है हाइड्रोजन को बेसिकली नॉन मेटल कंसीडर किया गया है। तो हाइड्रोजन भी क्या है, आपका नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ है, एस ब्लॉक में है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये जो ग्रुप है आपका डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक अपने आप में जो है क्वेश्चंस का खजाना आपको देखने को मिल सकता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को और किस नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यस, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी नाम से जानते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। और जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सब के सब क्या हैं कि ऑल मेटल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा ग्रुप जो है जिसमें केवल मेटल को ही इंक्लूड किया गया है, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब जो है मेटल्स कंसीडर किया गया है। डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, बहुत इजीली तरीके से मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करवाऊंगा, बस केवल आपको फोकस करना है कि कैसे याद रखना है आपको। ये जो होता है आपका 3D सीरीज के एलिमेंट्स कहलाते हैं। 3D सीरीज के एलिमेंट्स, ये आपके 4D सीरीज के एलिमेंट्स, पूरा का पूरा ये 4D है, यहाँ से यहाँ तक ये 4D हो गया, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका 5D हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका 6D सीरीज एलिमेंट्स हो गया। 6D सीरीज तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। अब आपको याद ये रखना है 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं 21 से लेकर के 30 के एलिमेंट्स 3D सीरीज के अंतर्गत आते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये तो बहुत इजी होता है, आई होप आपको याद भी होगा। लेकिन 4D सीरीज के एलिमेंट्स को याद रखना इतना पॉसिबल नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और आपको भी कंफ्यूजन होगा 4D सीरीज के एलिमेंट्स को याद रखना। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एलिमेंट्स 4D सीरीज के एलिमेंट्स भी याद हो जाए। ये आपका 4D सीरीज के एलिमेंट्स 39 से लेकर के 48 तक ये कंसीडर किए जा रहे होते हैं। 39 कौन सा एलिमेंट होता है, आपका अट्रियम होता है, जिरकोनियम होता है, ये आपका नियोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नेशियम एंड रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम। रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, और ये आपका अर्जेंटम बोले तो सिल्वर, और ये आपका कैडमियम होता है। बहुत ही सिंपल है, इसको 2-3 बार जो है इस वीडियो को आप देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। और जस्ट मैं इसको एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूँ। Y फॉर अट्रियम, Z फॉर जिरकोनियम, NB नियोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नेशियम, टेक केयर, TC बोले तो टेक केयर, एंड इसका जो एलिमेंट है उसका नाम क्या, टेक्नेशियम। रुथेनियम, रहोडियम बहुत ही सिंपल है, 44-45 रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम और अर्जेंटम एजी सिल्वर होता है आपका, और ये कैडमियम। आई होप आप 2-3 बार जो है रिपीट करेंगे 4D सीरीज के एलिमेंट्स को तो आपको याद हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं 5D सीरीज के एलिमेंट्स। 5D सीरीज के एलिमेंट्स थोड़ा सा सीरीज आपको जो है ब्रेक, यहाँ पे जो है ब्रेक देखने को मिलेगा। 57 से एलिमेंट्स जो है 57 से लेकर के और 71 के एलिमेंट्स बेसिकली से हम बोल रहे होते हैं लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स। और ये नीचे जो भी दोनों सीरीज है, एक इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड, ऊपर वाले को, नीचे वाले को एक्टिनॉइड बोलते हैं, और दोनों ही आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स एंड एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स और एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स, इट मींस एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी नाम से जानते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम जान रहे होते हैं ब्लॉक के एलिमेंट्स को। उसके बाद से यहाँ मैं डिस्कस कर रहा था 6D सीरीज के एलिमेंट्स। 6D सीरीज के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। 57 बेसिकली आपका लेंथेनम होता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका इसमें इंक्लूड नहीं है, ये नीचे इंक्लूड किया गया है इसको लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स के अंतर्गत। हाफनियम आपको जो याद रखना है, हाफनियम। लेकिन अगर मैं बात करूं इस डायग्राम को अगर आप देख रहे होते हैं, LA क्या है आपका लेंथेनम। तो यहाँ पे इसका पोजीशन जो है, ये आपका इमेज NCERT बुक का इमेज है, और NCERT बुक में आप जो है लेंथेनम प्लस, आप कह सकते हैं कि 5D सीरीज में लेंथेनम प्लस हाफनियम टू 80 मींस Hg तक के एलिमेंट्स जो हैं इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। 6D सीरीज के एलिमेंट्स के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है। ये आपका NCERT बुक का इमेज है, तो इस पे आप रिलाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका, कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, लेंथनम कभी यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है, कभी ऊपर देखने को मिल रहा होता है, लेकिन इस पे आप रिलाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये जो है, इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 5D सीरीज के एलिमेंट्स, लेंथनम प्लस हाफनियम टू मरकरी तक आपको याद रखना है। लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है और 72 हाफनियम होता है। देन आफ्टर आपका जो है टैंटलम होता है। देन आपका जो है TA टैंटलम, W टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल W होता है, आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है किस टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, इसका लैटिन नेम क्या होता है, वुल्फ्रेम होता है, WOLFRAM, वुल्फ्रेम, जिसका सिंबल जो है W होता है, ये टंगस्टन है। ये आपका रेनियम है, ऑस्मियम है, ऑस्मियम ये मोस्ट डेंस मेटल होता है आपका ऑस्मियम। ये आयरिडियम है, आयरिडियम, और ये आपका प्लैटिनम है, और ये आपका एयू मींस एरम मींस गोल्ड, ये आपका हाइड्रागायरम या फिर मरकरी से बोल रहे होते हैं, मरकरी। तो ये आपके 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। नीचे आपके जो है 6D सीरीज के एलिमेंट्स है, वैसे आपको एज इट इज याद रखना है, एक्टिनियम प्लस 104 से लेकर के 112 के एलिमेंट को हम 6D सीरीज के एलिमेंट्स कह रहे होते हैं। 6D सीरीज के एलिमेंट्स की मैं बात करूं, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एक्टिनियम हो गया, रदरफोर्डियम, RF रदरफोर्डियम, 105 डुबनियम, 106 सेबोसियम, 107 बोरियम एंड 108 हासियम एंड 109 मिटनेरियम, 1010 ड्रैम्स्टैटियम एंड 111 रोएंटजेनियम एंड 112 कॉपरनेशियम। तो ये आपके 6D सीरीज के एलिमेंट्स हो गए। आई होप आपको याद भी हो गया होगा, अगर थोड़ा सा आप जो है कॉन्शियसली जो है इसको वीडियो को देख पा रहे होंगे तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज के एलिमेंट्स आपको लर्न हो गया होगा। अब हम बात करते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी नाम से जानते हैं इसे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लेंथेनॉइड, सेरियम, सी बोले तो सेरियम, एंड ये आपका प्रेशियोडाइमियम, 60 नियोडाइनियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ये आपका जो है डेस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, एंड आपका थूलियम और अटर्बियम एंड ल्यूटेटियम। तो 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट को हम लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फर्स्ट फॉलो आपको याद रखें, 19 से लेकर के 90 से 103 के एलिमेंट एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं। 90 की बात करें, थोरियम, 91 प्रोटैक्टिनियम, 92 यूरेनियम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यूरेनियम मोस्ट रेडियोएक्टिव एंड पॉपुलर रेडियोएक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम, नेप्सूनियम, ये आपका प्लूटोनियम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है किससे, प्लूटोनियम से और पोलोनियम से। पोलोनियम का जो सिंबल होता है PO होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 84 होता है, लेकिन प्लूटोनियम जो है PU होता है, PU, और PU इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 94 होता है। नेक्स्ट है अमेरिशियम, और अमेरिशियम आप याद रख सकते हैं, अमेरिका अमेरिशियम, ओके, जस्ट आपको कोरिलेट करना है। ये आपका जो है ये जो है सीएम जो होता है, ये आपका सीएम किसका सिंबल होता है, सीएम जो सिंबल होता है आपका, यस क्यूरियम, तो यस क्यूरियम ही होता है, क्यूरियम, CURIUM में आपका सीएम होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बर्केलियम, ये आपका कैलिफोर्नियम, ये आपका जो यस आइंस्टीनियम एंड फर्मियम, 100 फर्मियम, यस 100, ये आपके एग्जाम से पूछा भी गया है कि 100 एलिमेंट सिंबल जो किस 100 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का सिंबल होता है, फर्मियम, फर्मियम आप याद रख सकते हैं। 101 मेंडेलियम, 102 नोबेलियम एंड 103 लॉरेंसियम। तो मैंने पूरी कोशिश किया कि जो भी एलिमेंट्स आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उससे कम आप गो थ्रू हो जाइए एक बार, उसके बाद से आप पूरी कोशिश कीजिएगा जो भी एलिमेंट्स हैं उनको 2-3 बार आप वीडियो को पॉज करके लर्न करने का प्रयास कीजिए, और उसका एग्जैक्ट लोकेशन देखिए कि वो कहाँ उसका स्पेसिफिक पोजीशन एस ब्लॉक में लाई करता है, या फिर P ब्लॉक में, या फिर D ब्लॉक में, या फिर F ब्लॉक में। उसके बाद से एलिमेंट की अगर मेटल की अगर मैं बात करूं, तो मेटल में जो है 80% एलिमेंट आपके मेटल के अंदर आते हैं, सारे के सारे D ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल ही होते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों ही आपके जो हैं किसके अंदर आते हैं, ये भी आपके मेटल के अंदर ही आते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस जो है इसमें भी आपको मेटल ही देखने को मिल रहा होता है। ये जो है ये वाला जो पोर्शन है इसे हम मेटलॉइड कहते हैं। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको हो गया होगा कि किस एलिमेंट को जो है मेटल कह रहे होते हैं, किसको नॉन मेटल एंड किसको मेटलॉइड कहते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं मेटल में, और मैं ब्रीफली में डिस्कस करूंगा क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं एक चैप्टर डिस्कस करूँ क्लास टेंथ एनसीईआरटी का चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसको में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और सी प्रॉपर्टीज होती है कि मेटल जब रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ, किसी भी बेस के साथ, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे हैव अ लस्टर, इसमें जो होता है वो चमकने का गुण पाया जाता है, मेटल में शाइन कर रहा होता है। आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जो आपका गोल्ड जो होता है एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है और सिल्वर भी मेटल है, तो इसमें एक प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा होता है, उसमें लस्टर का प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट है दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, गोल्डन येलो कलर किसकी प्रॉपर्टीज है, मेटल की प्रॉपर्टीज है। They conduct heat and electricity. It is a very very important characteristic feature of the metal. वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट करते हैं, कौन, मेटल। और अगर मैं बात करूं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस मेटल को कहा जाता है, याद रख सकते हैं आप, एजी को कहा जाता है। एजी किसका सिंबल होता है, एजी जो है सिल्वर का सिंबल होता है, जिसे हम अर्जेंटम, इसका लैटिन नेम होता है, एजी अर्जेंटम सिल्वर। ओके, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल में जो होता है डक्टाइल का प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा होता है। ये डक्टाइल क्या होता है, इसको जो है कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल ये आप जान करके हैरान रह जाएंगे, ये एनसीईआरटी का इफेक्ट है। 1 ग्राम AU मींस एरम मींस गोल्ड, इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। 1 ग्राम गोल्ड से जो है 2 किलोमीटर लंबा जो है वायर प्रिपेयर किया जा सकता है, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि जो वायर में कन्वर्जन की जो प्रोसेस है, इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोल रहे होते हैं मेटल के केस में, डक्टाइल। कि मेटल क्या है, डक्टाइल है, क्योंकि उसको हम वायर के रूप में वो कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं। इट मींस उसको वायर में प्रिपेयर कर सकते हैं, वायर के रूप में उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जस्टली आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मेटल जो होता है आपका मेलिएबल होता है, और मेलिएबल मींस व्हाट, मेलिएबल्स मींस उसको जो है हैमर के थ्रू इसको जो थिन शीट्स में इसको हम क्या कर सकते हैं कि कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पतली जो चादर जो होती है, आपने टीन का एसएन बोले तो टीन बोले तो इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है, स्टैनम। इसको जो है आप हैमर के थ्रू इसको थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं कि कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेटल में ये प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा होता है, मेलिएबल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोनोरस। सोनोरस मींस क्या होता है कि किसी भी मेटल्स के थ्रू जो एक बहुत ही स्वीट सा आप जो है साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो साउंड प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टीज जो होती है, जो प्रॉपर्टीज जो होती है मेटल में, उसी प्रॉपर्टीज को हम सोनोरस कह रहे होते हैं। सोनोरस आप जो है समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी बेल को आप क्या करते हैं कि जब उसको प्रेस करते हैं, जब आप मंदिर जाते हैं तो बेल को आप प्रेस करने के बाद से एक बहुत ही सुंदर सा स्वीट सा साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कह रहे होते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टीज कह रहे होते हैं मेटल का। एग्जाम्पल ऑफ मेटल आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड। बेसिकली आपको इसका सिंबल और एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, इसका अभी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। एरम होता है AU, एटॉमिक नंबर 79, सिल्वर AG अर्जेंटम 47 एंड कॉपर CU 29 और Cu29, इट मींस Cu इसका सिंबल और 29 इसका एटॉमिक नंबर। आयरन आपका फेरस होता है, आयरन फेरस, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, 26 होता है। सोडियम 11 और पोटेशियम 29, इसका सिंबल के होता है 19। ओके, और इंपॉर्टेंट ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। वो कौन सा मेटल है जो नॉर्मली आपके रूम टेम्परेचर पे जो है किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा,
मरकरी होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में अगर आपका मरकरी नहीं है तो उसका सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, गैलियम हो सकता है। गैलियम की भी जो है कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर थोड़ा सा अगर आप उसको अधिक टेम्परेचर पे वो क्या हो सकता है कि लिक्विड स्टेट में ये भी एग्जिस्ट कर रहा होता है गैलियम। अगर मरकरी ऑप्शन में नहीं तो उसका आंसर क्या होगा, गैलियम हो जाएगा। नॉन मेटल में कौन कौन से प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है, डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स को ये डिस्प्ले करते हैं। जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं उसमें वैरायटी ऑफ कलर्स को ये शो करते हैं। नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी नॉन मेटल। इसमें जो है ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। इट मीन्स इसमें हीट कंडक्ट नहीं किया जा सकता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है नॉन मेटल के केस में। दे आर नॉट लस्टर्स, सोनोरस और मेलिएबल। इट मींस इसमें लस्टर्स या शाइनिंग की प्रॉपर्टीज जो है वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक एक्सेप्शन सा केस है आयोडीन। आयोडीन के केस में लस्टर्स की प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। इवन ये आपका मेटल है, नॉन मेटल है, ये किससे बिलोंग करता है, इसका एटॉमिक नंबर बेसिकली 53 होता है और इसका सिंबल कैपिटल आई होता है और इसमें लस्टर्स की प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है, आप यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद से सोनोरस मींस कोई भी नॉन मेटल जो है उसमें जो है ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते, प्लेजेंट साउंड जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं नॉन मेटल। मेलिएबल मींस व्हाट, ये नॉन मेलिएबल होते हैं। इट मींस इसको जो है थीन शीट में जो है पतली चादर में उसको हैमर के थ्रू जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टीज को हम बेसिकली मैलिएबल कहते हैं जो नॉन मेटल के केस में देखने को नहीं मिल रहा होता है। कुछ एग्जांपल्स है नॉन मेटल्स का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया और क्लोरीन हो गया। ब्रोमीन से आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल है ब्रोमीन, Br एंड इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है। ये बेसिक सा फैक्ट्स आप याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कार्बन से रिलेटेड पूछा जाता है। कार्बन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका एलोट्रॉप्स पे बेस होता है, एलोट्रॉप्स पे बेस होता है। सेकेंड जो है आइसोटोप्स पे बेस होता है, आइसोटोप्स पे बेस होता है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से, डायमंड, डायमंड एंड सेकेंड ग्रेफाइट एंड थर्ड बकमिंस्टर, बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ओके, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, C60 भी कहते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन को हम C60 भी कहते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं एलोट्रॉप्स और आइसोटोप्स दोनों की जो डिफिनेशन में अंतर देखने को मिलता है, क्या अंतर देखने को मिलता है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स मींस क्या होता है, अपर रूप। इसको तो हम हिंदी में इसको वो करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अपर रूप। इट मींस एक ऐसा एलिमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जा रहा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट रूप होते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। और एलोट्रॉप्स की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, एलोट्रॉप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, एलोट्रॉप्स की डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एलोट्रॉप्स की डिफरेंट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड जो है ग्रेफाइट से बिल्कुल इसका फिजिकल अपीयरेंस और डिफरेंट है। बकमिंस्टर फ्लोरीन C60, इन तीनों अपने आप में जो है डिफरेंट डिफरेंट इसके फिजिकल कह सकते हैं कि अपीयरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये डिफरेंट हैं। लेकिन एलोट्रॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज, डायमंड की हो गई, ग्रेफाइट की हो गई, बकमिंस्टर फ्लोरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि जो है केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। और एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करती है, एलिमेंट के। जैसे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो बेसिकली प्रोटॉन पे डिपेंड करती है और प्रोटॉन ही आपके एटॉमिक, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो कार्बन से ही तो आपके इसी एलिमेंट के तो डिफरेंट डिफरेंट रूप है आपके। इट मींस इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी, क्योंकि तीनों के तीनों जो है कार्बन से ही ओरिजिनेट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, कार्बन के 3 आइसोटोप्स C612 एंड C613 एंड C614, 3 आइसोटोप्स कार्बन के फेमस हैं।
आइसोटोप्स में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, ये मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है कि आपका डिफरेंट होता है। तो छोटा सा डिफिनेशन आप याद रख सकते हैं कि आइसोटोप्स मींस एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है। 3 आइसोटोप्स जो है कार्बन के मतलब कि इंपॉर्टेंट है, C612, C613 एंड C614। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। और ऐसे एलिमेंट को हम एक जनरल टर्म देते हैं मेटलवाइड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटलवाइड्स कहते हैं। मेटलवाइड्स में ये इंटरमीडिएट होते हैं बेसिकली मेटल्स के और नॉन मेटल्स। इट मींस दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें देखने को मिल रहा होता है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं मेटलॉइड्स को मैंने डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बोरॉन हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है किससे रिलेटेड एलिमेंट से, कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एज प्रेजेंट एज मोर देन 100, यू कैन से दैट 118 एलिमेंट। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स आपको ये करेक्ट कर लेना है। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा गया एग्जाम्स में। 92 इसको आप जो करेक्ट कर लीजिएगा, 92 एलिमेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द मैन मेड। इट मींस कितने आपके जो बच गए, आप 118 एलिमेंट्स में से जब आप 92 को माइनस करेंगे तो 8 में से 2 6 और ये आपका 2 हो जाएगा। 26 एलिमेंट्स जो है 26 एलिमेंट आर्टिफिशियली इसको लैब में प्रिपेयर किया गया है। दोनों ही डाटा को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये पूछा गया DSSB के एग्जाम में। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर द सॉलिड। नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो आपके 11 एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स जो है गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी जो है मेटल होता है जिसको हम हाइड्रागायरम भी कहते हैं। हाइड्रागायरम इसका बेसिकली लैटिन नेम होता है हाइड्रागायरम, GYRUM। इसका सिंबल Hg होता है, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। और ब्रोमीन जो होता है ये नॉन मेटल होता है और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एलिमेंट्स लाइक गैलियम एंड द सीजियम। गैलियम एंड सीजियम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे एज इट इज becomes liquid at a room temperature slightly above room temperature, just you can see it at 303 Kelvin। 303 केल्विन को जब आप किस में डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप जस्ट आपको क्या करना होगा 303 केल्विन में से जब आप 273 माइनस करेंगे, 3 में से 3 0 और ये आपका बचेगा 1073। यस 30 डिग्री सेंटीग्रेड टाइप आपका जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड 303 केल्विन इक्वल आप कह सकते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है गैलियम एंड सीजियम भी किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, अगर ऑप्शन में मरकरी पूछा जा रहा है, अगर उसमें जो है मेटल कंसीडर किया गया है और मरकरी भी मेंशन है तो उसका आंसर मरकरी होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नॉन मेटल कौन सा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं और वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, तो उसका आंसर ब्रोमीन होगा। लेकिन अगर इन दोनों ही केस में अगर आप ऑप्शन में नहीं है, ना ही मरकरी है ना ही ब्रोमीन है, तो आपका आंसर जो है गैलियम एंड सीजियम पे जाएगा, क्योंकि ये भी जो है स्लाइटली मोर देन स्लाइटली जो है रूम टेम्परेचर से अधिक जो टेम्परेचर पाया जाता है उसमें नॉर्मल किस रूप में पाए जा रहे होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जा रहे होते हैं। तो इसका आंसर गैलियम और सीजियम हो जाएगा। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स के बारे में बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप ये देख सकते हैं कि ये भी आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। और इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को जो है केमिकल
इसके प्रॉपर्टीज को हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकल मेथड्स के थ्रू। केमिकल मेथड्स के थ्रू हम जो है कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। ओके, के बाद से हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिक्सचर। क्योंकि प्योर सब्सटेंस में मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखिए, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। इस चार्ट में मैंने आपके साथ प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। यस, मिक्सचर। अगर मैं बात करूं मिक्सचर की तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप याद ये रखेंगे, टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड विद ईच अदर विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल चेंज। इट मींस जो भी आपके मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो उनका जो फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शंस नहीं होगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते हैं, तो इसे हम बोल रहे होते हैं मिक्सचर। और मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर। मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म से ही आपका मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं इनका डेफिनिट रेशियो नहीं होता है। किसके केस में? मिक्सचर के केस में। और एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से एज इट इज आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एज इट इज एयर क्या होता है? कई लोग कहते हैं कि एयर जो है आपका कंपाउंड होता है, नहीं, एयर जो है आपका मिक्सचर होता है। एयर जो है मिक्सचर होता है वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन एंड नियॉन एंड एक्सेट्रा। जिसमें से जो है नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, 78%, एंड अप्रॉक्स में ये डाटा है। ऑक्सीजन अप्रॉक्स में 21% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है आपके ऑर्गन, ऑर्गन जो है एक ऐसा कह सकते हैं कि ये हेलोज, ये जो है आपका नोबेल गैसेस, नोबेल गैसेस के अंदर ये इंक्लूड किया जाता है ऑर्गन को। और ये आपके इन्वायरमेंट में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एयर में ये पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नोबेल गैसेस जो है वो एयर में पाया जाता है। ऑर्गन, ऑर्गन जो है नोबेल गैसेस, इनर्ट गैसेस के अंदर इसको हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट मिक्सचर है आपका स्मोक का। किसका किसका होता है? स्मोक और फॉग जब मिलते हैं स्मोक का फॉर्मेशन होता है। मड, मड में क्या होता है? डर्ट और वाटर, दोनों के मिक्सचर को हम मड कहते हैं। मड से आप फेमिलियर होंगे, ये भी एक टाइप का जो है मिक्सचर है, इसको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे। सीमेंट, सीमेंट में कौन कौन से आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं? सैंड हो गया, वाटर एंड ग्रेवल का मिक्सचर क्या कहलाता है? सीमेंट में आपके ये मिक्सचर होते हैं। सी वाटर में क्या होता है? वाटर और सॉल्ट पाया जाता है। सॉल्ट भी पाया जाता है किसमें? सी वाटर, इसीलिए तो उसका जो स्वाद कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है सी वाटर का? सॉल्ट ही होता है। गन पाउडर, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गन पाउडर में कौन कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ये आपके मिक्सचर्स कौन, इसमें कौन कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर एंड कार्बन, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसके? गन पाउडर के। सी फॉर्म में ऑक्सीजन एंड वाटर होता है, और गैसोलीन में पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स एंड फ्यूल एडिटिव्स का ये मिक्सचर होता है गैसोलीन। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मेजरली जो होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स मिक्सचर को हम टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर्स में क्या होता है? अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है आपका जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ये जो एग्जांपल है ये होमोजेनस मिक्सचर का है। जो भी इसके पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्म तरीके से क्या हुए कि फैले हुए हैं। ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं किसमें? वाटर को, या फिर हम शुगर मीन्स क्या? चीनी, चीनी को जब आप डिसॉल्व करोगे वाटर में, तो इस टाइप के मिक्सचर्स को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनका जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ये बियर करते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स पॉजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड इट्स कंपोजिशंस। इट मींस इनका जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं
आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता हेटेरोजेनस मिक्सचर का। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? मिक्सर सैंड विथ सॉल्ट, जब आप सैंड को जो है किसके साथ मिक्स करेंगे? सॉल्ट के साथ, तो आपका एक हेटेरोजेनस मिक्सचर आपका जो है प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, एयर भी जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है और ऑयल भी हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर इसको हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सॉल्यूशन आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस वो भी टू और मोर सबस्टांस, जब मोर देन टू सबस्टांस मिलते हैं किसमें? टू और मोर देन टू, तो सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इस सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेमोनेड हो गया, जिस आप नींबू पानी आप कह सकते हैं, वही आपका लेमोनेड होता है। सोडा वाटर भी, ये भी आपकी एग्जांपल है किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशंस में क्या देखने को मिल रहा होता है कि जो होमोजेनिटी देखने को मिल रहा होता है, जो भी पार्टिकल होते हैं वो होमोजेनिटी, इट मींस बहुत अच्छे से क्या रहे होते हैं कि वो मिल रहे होते हैं, जो भी इसके पार्टिकल्स होते हैं। ओके, और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद ये रखना है यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट जनरली पाए जाते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। और ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या होता है? किसी भी मिक्सचर में, जैसे अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं, ये आपका सॉल्यूशन है किसका? H2O का और शुगर का। तो इसमें दो कंपोनेंट पाए जाएंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें जो वाटर है एज ए सॉल्वेंट की तरफ जो है वर्क करता है, और किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कभी भी ज्यादा होती है किसी भी सॉल्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूट। सॉल्यूट जो है यहाँ पे हम इस सॉल्यूशन में हम शुगर को क्या मानते हैं? सॉल्यूट मानते हैं, और इसका जो कंपोजिशन जो होता है सॉल्यूट का, वो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कम देखने को मिल रहा होता है। किसमें? एक सॉल्यूशन के अंतर्गत। आप यहाँ पे देख सकते हैं solvent the component of the solutions that dissolve the other component in it, usually the component present in the large amount में पाया जाता है, इसको हम solvent कहते हैं। and solute क्या होता है? the component of the solution that is dissolved in the solvent, it means जिसमें आपका solute dissolve होता है उसे हम solvent कहते हैं। सबस्टांस जो डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और इसकी क्वांटिटी को मैं डिस्कस कर चुका हूं, सॉल्वेंट में लार्ज अमाउंट होगा और सॉल्यूट की क्वांटिटी लेस होती है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम सॉल्यूशंस को लेकर के डिस्कस करेंगे। जब कभी भी हम सोचते हैं सॉल्यूशन के बारे में तो हमारे ब्रेन में स्ट्राइक करता है कि सॉल्यूशन जो होता है उसका स्टेट कैसा होता है? लिक्विड होता है। बट ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन जो है आप सॉलिड के भी केस में देख सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एल्वाइज के केस में जो है जो भी सॉल्यूशंस बन के आता है वो आपका एल्वाइज जो है एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट आपका एल्वाइज है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक इंपॉर्टेंट एल्वाइज है जिसमें कॉपर और ये टीन का क्या होता है कि मिक्सर होता है। कॉपर जो है उसमें 20% पाया जाता है और टीन जो है 80% पाया जाता है। टीन को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका जो लैटिन नेम क्या होता है? स्टैनम होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो ब्रोंज जो है एक इंपॉर्टेंट एल्वाइज है और एक इसका एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशंस का एग्जांपल है। उसके बाद से जो आपका सॉल्यूशन जो है वो गैसियस सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करता है और इसका एग्जांपल क्या है? एयर होता है। एयर में जो है डिफरेंट टाइप्स की गैसेस पाया जाता है और ये एग्जांपल है गैसियस सॉल्यूशंस का। हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सॉल्यूट मींस व्हाट? सॉल्यूट मींस इसकी क्वांटिटीज जो होती है सॉल्यूशन में कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटीज जो है सॉल्यूशन में ज्यादा होती है। विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट एंड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, बेसिकली आपको जो है ये याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूट मींस इसकी क्वांटिटी कम होगी किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास H2O है और आपके पास एक शुगर है, इसमें इस दोनों का आपने क्या किया? सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन में जो H2O क्या हो जाएगा? H2O आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और शुगर सॉल्यूट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है किसका? आयोडीन का। किसमें? अल्कोहल में। इसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में जनरली आयोडीन को
डिसॉल्व किया जाता है अल्कोहल में। इसमें जो आयोडीन जो है वो सॉलिड की तरह वर्क कर रहा होता है। आयोडीन सॉलिड मींस ये सॉल्यूट की तरह वर्क करता है, और अल्कोहल जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और ये सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। एरेटेड ड्रिंक्स आपने सुना होगा, सोडा वाटर जो होता है, इसमें जो सॉल्यूट जो होता है कौन वर्क कर रहा होता है सॉल्यूट के रूप में? सॉल्यूट में आपका CO2 गैस जो है वो सॉल्यूट के रूप में वर्क करता है। किसमें? सोडा वाटर के मिक्सचर में। और वाटर जो है उसमें लिक्विड फेज में पाया जाता है, और ये सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा होता है। किसमें? सोडा वाटर के सॉल्यूशन में। नेक्स्ट एयर जो है ये मिक्सचर ऑफ गैस है। किस मिक्सचर ऑफ गैस? जो भी इन्वायरमेंट में जो भी एयर पाया जाता है वो बहुत सारे गैस का मिक्सचर होता है एयर, जिसमें से 21% ऑक्सीजन गैस पाया जाता है एयर में, नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और रेस्ट ऑफ द और भी गैसेस पाए जाते हैं, लाइक ऑर्गन जो होता है एक प्रकार का एक नोबेल गैसेस होता है, ये आपके इसमें देखने को मिल रहा होता है, ऑर्गन एयर में देखने को मिल रहा होता है। रेस्ट ऑफ द और भी गैसेस पाए जाते हैं, इसकी क्वांटिटीज जो होती है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं रेस्ट ऑफ द गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनस मिक्सचर, कोई भी सॉल्यूशन होगा कैसा होगा? होमोजेनस मिक्सचर होता है। और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल की जो साइज जो होती है वो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, इसलिए इसको आप जो है नहीं देख सकते हो नेकेड आइज के थ्रू। जो भी सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, और इसकी साइज बहुत छोटी होने की वजह से दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। इट मींस व्हाट? इट मींस ये इसकी जो स्कैटरिंग नहीं देख सकते हो। जब आप उस पे बीम के थ्रू जो है स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट जब आप सॉल्यूशंस के थ्रू पास करवाते हो तो स्कैटरिंग पार्टिकल जो स्कैटर देखने को नहीं मिल रहा होता है, पार्टिकल की स्कैटरिंग नहीं दिखाई दे रही होती है। एज जब हम डिस्कस करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशंस तो वहां पे जो है स्कैटर ऑफ बीम जो है हमें दिखाई दे रहा होता है, मतलब पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे जब उस पे जो है पास करेंगे, किसके थ्रू? बीम ऑफ लाइट जब सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं। ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिल रहा होता है सॉल्यूशन के केस में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। इट मींस सॉल्यूशंस में जो लाइट का जो पाथ जो होता है, जैसे हम देख रहे होते हैं किसमें? कोलॉइडल सॉल्यूशन में। जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको वहां पे क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की, लेकिन हम नॉर्मल सॉल्यूशन में हम नहीं देख पा रहे होते हैं किसके? जो भी पाथ लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता है किसमें? सॉल्यूशन के केस में। सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू आप जो है पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते सॉलिड पार्टिकल्स को। सपोज अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये H2O है और ये आपका शुगर है, आप जो है सॉलिड पार्टिकल इसमें शुगर, इसको आप सेपरेट कीजिए फिल्ट्रेशन मेथड से। आप ओनली केवल शुगर को जो है सेपरेट नहीं कर सकते हो, किसके मेथड के थ्रू? फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। इट मीन्स ये आपकी व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ये आपके अनडिस्टर्ब जो बने रहते हैं किसमें? सॉल्यूशन के अंदर। इट मीन्स सॉलिड पार्टिकल, अगर मैं कहूँ कि ये H2 और शुगर का जो सॉल्यूशन है इसमें शुगर जो है वो सेटल डाउन नहीं होता है, सेटल डाउन नहीं होता, उसमें वो क्या कर रहे होते हैं कि वो अनडिस्टर्ब होते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन कैसा होता है कि एक प्रकार का स्टेबल होता है। दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन स्टेबल होता है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे दो टर्म आपको समझना है। एक टर्म है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, किस टाइप के सॉल्यूशंस को आप कहो कि ये डाइल्यूट है, और किस टाइप के सॉल्यूशंस को आप कहो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसको आप जो है बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं इस इमेज के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जनरली जो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं ना, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कुछ ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कुछ ज्यादा होती है, लेकिन वही अपोजिट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। कौन? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है, लेस होती है, लेकिन आपके सॉल्यूट का जो पार्टिकल की जो क्वांटिटी होती है कुछ ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये जो पार्टिकल है किसका है? ये सॉल्यूट पार्टिकल है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी को देख पा रहे होंगे कुछ कम है, लेकिन वही इसका जस्ट अपोजिट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी कुछ ज्यादा है।
आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसको मैं बहुत इजीली आपको समझा रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू, आप समझ सकते हैं। ये आपका H2O और ये शुगर का मिक्सचर है। H2 एंड शुगर का आपने जो है क्या बना रहे हो, आप सॉल्यूशन बना रहे हो। सॉल्यूशन बना रहे हो, एक आपके पास जो है 100 ग्राम शुगर है और मैं आपको जो है 250 ml वाटर दे रहा हूं। आप क्या कर रहे हो कि शुगर को इस वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो। आप शुगर को इस वाटर में डिसॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो। ये आपका वाटर है, इसमें डिसॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं और ये डिसॉल्व भी हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी कम है, 100 ग्राम ही शुगर है, आसानी से डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि मैं आपको और शुगर दे रहा हूँ और आपने जो है 100 ग्राम से ज्यादा इसमें शुगर को डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, किसमें, इस वाटर में, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी आपकी फिक्स है 250 ml है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है कि आप जो है इससे ज्यादा अगर आप सोल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल ले रहे हो, इट मीन शुगर ले रहे हो, तो डिसॉल्व होगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे फर्दर डिसॉल्व ये जो डिसॉल्व की जो प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। किसकी, शुगर या फिर सॉलिड पार्टिकल की। उसी कंडीशन को बेसिकली हम कहते हैं, इस टाइप की कंडीशन जहां पे फर्दर जो है डिसॉल्व पॉसिबल नहीं है, इस प्रकार के सॉल्यूशंस को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसको मैं रीड कर दे रहा हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेंपरेचर, कोई गिवन स्पेसिफिक टेंपरेचर है जहां पे सॉलिड पार्टिकल का डिसॉल्व जो है सॉल्यूशन के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, इस प्रकार के सॉल्यूशंस को हम कहेंगे कि आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। और ये जो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बेसिकली जो होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेंपरेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूट। बेसिकली जो एक टेंपरेचर है जहां पे सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, जहां पे फर्दर डिसॉल्व पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, किसका, सॉल्यूट पार्टिकल का। और ये जो सॉल्यूट प्रेजेंट जो हो रहा है उस स्पेसिफिक टेंपरेचर में, कहने का मतलब है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो जो अमाउंट जो है सॉल्यूट पार्टिकल का इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी कहते हैं, छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का और सॉल्युबिलिटी का। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जस्ट अपोजिट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। If the amount of the solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called as the unsaturated solution. Suppose कीजिए कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो है 250 ml में 250 ml H2O में जब आप 150, सपोज करना है आपको 150 ग्राम शुगर से ज्यादा इसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इससे जो लेस क्वांटिटी होगी, लेस क्वांटिटी की जो शुगर जो होगी, उस टाइप का जो सॉल्यूशन अगर आप बना रहे हो, तो उस टाइप का जो सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मींस सैचुरेशन लेवल से कम है, सैचुरेशन लेवल से कम है, इस कंडीशन को हम टर्म दे रहे होते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जस्ट अपोजिट होता है अनसैचुरेटेड का, और अनसैचुरेटेड भी जस्ट अपोजिट होता है सैचुरेटेड का। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को हम, जो अमाउंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीन तरीके से। बेसिकली इसको हम कंसंट्रेशन टर्म को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बहुत मेथड्स होते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 9 में तीन जो है मेथड्स दिया गया है कि कैसे आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशंस के। फर्स्ट है आपका मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, और सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, एंड थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इस तीनों ही स्टेटमेंट के बेस पे, इस फॉर्मूला के बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। आइए मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूं। Solution contain 40 gram of common salt in 320 gram of the water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of a solution. इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको बेसिकली जो कंसंट्रेशन टर्म आपसे पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे दे रखा है कि मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो साल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये सारे के सारे आपके जो हैं क्या कंसीडर किए जाते हैं, सॉल्यूट कंसीडर किए जाते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, आप फटाक से जो है 320 ग्राम ऑफ वाटर को यहाँ पे पुट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है आपको, यहाँ पे पुट करना है वैल्यू मास ऑफ सॉल्यूशन। जब मैं बात करता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशंस दोनों को कंसीडर कर रहा होता है, एज वेल एज सॉल्वेंट को एज वेल एज सॉल्यूट को। तो आपको दोनों को डाटा को ऐड करना है। सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है 40 ग्राम एंड आपका सॉल्वेंट का कितना दे रखा है 320 ग्राम। तो जब आप इसको वो करोगे, इट मीन्स इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40/360 इंटू 100। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1/9 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 100/9 हो जाएगा, और 100/9 आपका क्या होता है 11.11% हो जाएगा, 11.11% हो जाएगा। ये वीडियो आपको बहुत ही काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो सेकेंड पार्ट, बेसिकली हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, एनसीईआरटी क्लास 9th इज मैटर अराउंड अस प्योर, और इसका पार्ट सेकेंड में जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। काफी डिटेल में मैंने जो भी पॉइंट्स था इस चैप्टर का, एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने इंक्लूड किया है, ऐसा नहीं केवल एनसीईआरटी के फैक्ट्स मैंने इसमें इंक्लूड किया है, बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट को मैंने इसमें इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच।